देश के कई शहरों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी वादे पर नाराजगी जताई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की रैलियों में भाषण की शुरुआत बजरंग बली के नारे से की। उधर बजरंग दल पर पाबंदी के कांग्रेसी वादे को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आप हनुमान भक्त हो फिर भी पाबंदी की बात से सहमत हो क्या? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग बली के नाम से कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने 3 रैलियां की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पार्टी को विकास का दुश्मन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं से भी मुलाकात की। इस बीच जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर हमला किया और उन्हें सियासी टूरिस्ट बताया। प्रधानमंत्री मोदी 5 मई को फिर से 3 दिनों के दौरे पर कर्नाटक पहुंचेंगे। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर धर्म की बात करके लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में मंथन का दौर जारी है। मुंबई के यशवंत चव्हाण सेंटर में पार्टी के नेताओं ने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के तौर पर सुप्रिया सुले, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है, लेकिन अजित पवार ने कहा कि वो दौड़ में नहीं है। छगन भुजबल ने कहा कि जो कमेटी शरद पवार ने बनाई है वो नए अध्यक्ष का फैसला लेगी। उधर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्हें पहले ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस बीच एनसीपी के कई पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र अवहाड ने सचिव पद छोड़ने का ऐलान किया। यूपी में निकाय चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम योगी ने कई जगहों पर रैलियां की और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई। मुख्तार अंसारी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ और मऊ में सीएम योगी ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी पर हमला किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इटावा और औरैया में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कई जगहों पर रैलियां की। यूपी में कल पहले चरण का मतदान होगा। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए कल बड़ा दिन है। ईडी और सीबीआई दोनों केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। सिसोदिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में है। मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उमेशपाल हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिससे पता चलता है कि उमेशपाल पर 21 फरवरी को ही हमले की तैयारी थी। शूटर्स मौके तक पहुंच भी गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की जीप वहां पहुंच गई और शूटरों के प्लान पर पानी फिर गया। इस बीच अतीक के वकील और उमेशपाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा पाए खान सौलत हनीफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया और पूछताछ की। पुलिस ने हनीफ के घर से एक एप्पल फोन बरामद किया, जिसका इस्तेमाल उमेशपाल हत्याकांड की साजिश में हुआ था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना जारी है। खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लौटा दी है। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वो जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पहुंची और धरने पर बैठे खिलाड़ियों से बात की। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेफ्ट संगठन के छात्रों ने खिलाड़ियों के समर्थन में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। कैश की तंगी से जूझ रहे गो फर्स्ट के यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। कंपनी ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी। कंपनी के फैसले के बाद देश के कई एयरपोर्ट से यात्रियों में अफरा तफरी की खबर आई। बताया जा रहा है कि कंपनी के पास ईंधन के भी पैसे नहीं है। फ्लाइट ऑपरेशन रद्द होने के बाद एयरलाइन टिकटों का पैसा भी वापस करेगी। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा। एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार वो रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। मई के महीने में दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया। दिल्ली के अलावा दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो रही है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ गई है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। हेलीपैड पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है।
बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हिमाचल का कुल्लू भी बर्फ के आगोश में है। रूस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। रूस ने हमले को नाकाम करने का दावा किया और यूक्रेन के हमले को आतंकी हमला बताया। रूसी सरकार के मुताबिक पुतिन बिल्कुल सुरक्षित है और फिलहाल बंकर से अपना काम कर रहे हैं। उनके कामकाज में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुतिन पर हमले की कोशिश के बाद मॉस्को में ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक ड्रोन हमला हुआ है और ये ड्रोन हमला मॉस्को में स्थित क्रेमलिन पर हुआ है, जहां राष्ट्रपति पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, जहां से वहां का राष्ट्रपति भवन, जिसे वहां का राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, और जो पुतिन है वो इसी क्रेमलिन में रहते हैं। जिस समय यह हमला हुआ उस समय पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन इस हमले के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब और ज्यादा भड़कने की आशंका है। अब यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर चला जाएगा। 70 साल के व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है और वो जिस क्रेमलिन में रहते हैं वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यानी इस महल को भेद पाना लगभग असंभव है। तो फिर यह हमला हुआ कैसे? आज हम इस हमले का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको क्या काला है यह भी पता चलेगा और क्या सफेद है आप ये भी जान जाएंगे। पूरी दुनिया इस हमले के बारे में बात कर रही है। इस हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है, कितना सच है, कितना झूठ है, सारी दुनिया में इस समय यही बात चल रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि क्रेमलिन पर यह हमला हुआ कैसे और ये दोनों ड्रोन्स क्रेमलिन की उस इमारत के नजदीक कैसे पहुंचे जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक स्पेशल अपार्टमेंट में रहते हैं। वहां उनका एक स्पेशल अपार्टमेंट है और आज से लगभग 1 महीने पहले ही उन्होंने खुद ये बताया था कि वो जब भी क्रेमलिन में होते हैं तो उनका ज्यादातर समय इसी अपार्टमेंट में बीतता है। लेकिन उनके इस बयान के सिर्फ 1 महीने के बाद ही क्रेमलिन पर यह हमला हो गया और यह हमला पूरे 81 वर्षों के बाद हुआ है। क्रेमलिन पर इससे पहले जो हमला आखिरी हुआ था वो 81 साल पहले हुआ था। रशिया की सरकार के मुताबिक इस हमले में कुल 2 फाइटर ड्रोन्स शामिल थे और इन दोनों ड्रोन्स का मकसद क्रेमलिन की उस इमारत को निशाना बनाना था जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं और जहां रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद है। अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रशिया के रेडार वॉरफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन्स को तब निशाने पर लिया, तब नष्ट किया जब वो क्रेमलिन परिसर के ऊपर उड़ रहे थे और इस दौरान इन दोनों ड्रोन्स पर स्ट्राइक की गई और इसके बाद ये ब्लास्ट होकर क्रेमलिन की उस इमारत पर क्रैश हो गए जिसमें रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद की सभा है, जो वहां की संसद सभा है और सेनेट की इस बिल्डिंग से राष्ट्रपति पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। तस्वीरें साथ साथ आप देखते जा रहे हैं, यही क्रेमलिन है। क्रेमलिन के ऊपर ये ड्रोन्स उड़ रहे थे और बाद में इन्हें नष्ट किया गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इन दोनों ड्रोन्स को क्रेमलिन की मुख्य इमारत के पास क्रैश होते हुए आप देख पाएंगे। रशिया ने आधिकारिक रूप से यह बात कही है कि इन दोनों ड्रोन्स को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने के लिए भेजा गया था और ये कोई मामूली ड्रोन्स नहीं है बल्कि ये फाइटर ड्रोन्स थे। फाइटर ड्रोन्स उन ड्रोन्स को कहते हैं जो खतरनाक मिसाइल या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से लैस होते हैं या फिर इनमें ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो निशाने को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में जिन फाइटर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उन्हें लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और रशिया ने भी अभी तक सिर्फ इतना ही बताया है कि जिन ड्रोन्स को उसने नष्ट किया है वो दोनों फाइटर ड्रोन्स थे और इनका टारगेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। यानी इस हमले का जो मुख्य मकसद था वो था राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना। राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं और जिस जगह पर क्रेमलिन पर यह हमला हुआ है वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों पर में से एक है। इसलिए पुतिन पर हमला करना या उसकी साजिश रचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
आपको याद होगा हाल ही में यूक्रेन की सीमा के पास ब्लैक सी पर अमेरिका का एक फाइटर ड्रोन क्रैश हो गया था, कुछ दिन पहले की ही बात है। और तब अमेरिका ने कहा था कि यह ड्रोन इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने उस ड्रोन का पीछा करते हुए उसे टक्कर मारी, और तब इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया गया था। आज आपको इस घटना के बाद यह जो घटना हुई थी कुछ दिन पहले की, यह बहुत महत्वपूर्ण नजर आएगी। यह घटना है 16 मार्च 2023 की, जब अमेरिका का एक ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था और रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने इसे गिरा दिया था। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या आज के हमले का और इस ड्रोन का भी कोई सीधा संबंध हो सकता है? क्या यह योजना पहले से चल रही थी? क्या यह जो ड्रोन था यह भी इसी मकसद से वहां काम कर रहा था? अब यहां बड़ी बात यह है कि मॉस्को में क्रेमलिन पर जिन ड्रोन से हमला किया गया है वो इस तरह के ड्रोन्स नहीं थे। अभी जो ड्रोन्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको मार गिराया था, यह ड्रोन अलग है, और जो आज ड्रोन शामिल थे हमले में वो ड्रोन अलग है। जो आज के ड्रोन्स हैं ये इस पुराने ड्रोन के मुकाबले आकार में काफी छोटे हैं, और ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी एक तय स्थान पर विस्फोटक या मिसाइल गिराने के लिए किया जाता है, और हो सकता है कि इस हमले में भी ये ड्रोन्स ऐसा ही करने वाले हों। हालांकि यहां कुछ सवाल भी है। पहला सवाल तो यह है कि अगर ये दोनों ड्रोन्स भारी विस्फोटक या मिसाइल से लैस थे तो फिर जब इन्हें हवा में नष्ट किया गया तो वहां पर कोई बड़ा ब्लास्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ नहीं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ इन ड्रोन्स के नष्ट होने का ब्लास्ट था, लेकिन अगर इनमें कोई भारी विस्फोटक होता या कोई मिसाइल्स लगी होती तो ये ड्रोन्स जो है जब इन्हें नष्ट किया गया तो ये ब्लास्ट इतना छोटा नहीं हो सकता था, बल्कि तब ये ब्लास्ट इतना बड़ा और खतरनाक होता कि क्रेमलिन के परिसर में मौजूद आधी से ज्यादा इमारतें इसकी चपेट में आ जाती और बहुत नुकसान होता। लेकिन नुकसान जरा भी नहीं हुआ, और इससे यह लगता है कि ये ड्रोन्स विस्फोटक या फिर किसी मिसाइल से लैस नहीं थे। दूसरा सवाल यह है कि ये ड्रोन्स क्रेमलिन के ऊपर आखिर पहुंचे कैसे? अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक रेडार सिस्टम रशिया के पास है, जो अपनी सीमा में प्रवेश करने वाली एक मक्खी को भी पहचान सकता है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि 2 ड्रोन्स मॉस्को की सबसे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए? रशिया के रेडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी, और ये ड्रोन्स उड़ते 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 क्रेमलिन तक आ गए। तब तक किसी को नहीं पता चला, और जब ये ठीक क्रेमलिन के ऊपर हैं तब जाकर इन्हें नष्ट किया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें तब नष्ट किया गया जब ये क्रेमलिन में प्रवेश कर चुके थे। इसलिए यहां इस बात को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इन ड्रोन्स को यहां पर पहुंचने कैसे दिया गया। हालांकि रशिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक ड्रोन हमला नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक हो चुके हैं और इन सभी ड्रोन्स को नष्ट किया जा चुका है। इसके अलावा रशिया का यह भी कहना है कि जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे और इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन इन दोनों ड्रोन्स का मकसद राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना ही था, और इस हमले के पीछे रशिया ने खुलकर यूक्रेन का नाम लिया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नाम लिया है। और अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रेस सेक्रेटरी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, और हो सकता है कि यह एक नकली हमला हो जिसकी साजिश खुद रशिया ने ही रची हो। जबकि रशिया का कहना यह है कि यह हमला यूक्रेन ने ही करवाया है और अब रशिया को पलटवार करने का पूरा अधिकार है। बड़ी बात यह है कि नेटो ने अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करके कहा कि रशिया पश्चिमी देशों को इस नकली हमले की सजा देने के लिए समुद्र में उसकी तेल और गैस पाइपलाइन को अपना निशाना बना सकता है। यानी अब रशिया बदला लेगा और वो तेल और गैस की जो पाइपलाइंस हैं उन्हें नष्ट कर सकता है। अब रशिया कुछ भी कर सकता है। और ऐसी खबरें भी हैं कि रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है, ड्रोन से हमले कर सकता है। और इसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिलहाल फिनलैंड में ही रुकने का फैसला किया है। वो फिनलैंड में थे और
अभी उन्होंने ये सोचा है कि अभी वो कीव नहीं जाएंगे और फिनलैंड में ही थोड़े और दिन रहेंगे, क्योंकि अब अगर ज़ेलेंस्की वापस अपने देश गए या अपने देश की राजधानी कीव गए तो वहां उनकी जान खतरे में आ जाएगी। रशिया की सेनेट के स्पीकर, जिनका नाम है व्लोदिन, उन्होंने रशिया की सेना को कहा है कि वो यूक्रेन की पूरी सरकार और सेना को अब जड़ से ही समाप्त कर दें और उनके किसी भी अधिकारी, मंत्री और कमांडर को जिंदा ना छोड़ें। और इस बयान से आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध अब कितने खतरनाक मोड़ पर आ गया है और ये युद्ध अब कितने गंभीर मोड़ पर आ चुका है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो क्रेमलिन की तस्वीर हैं। इसमें कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं जिससे आपको क्रेमलिन के बारे में और ज्यादा अंदाजा होगा। क्रेमलिन एक बहुत बड़ा परिसर है, एक महल है। इस महल को अभेद महल माना जाता है। क्रेमलिन की, क्रेमलिन वो परिसर है जहां पर रशिया की सेनेट भी है। ये एक बहुत बड़े महल के जैसा है। यहीं पर रशिया के राष्ट्रपति रहते हैं और यहीं पर उनका कार्यालय है। यानी ये रशिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। रशिया की पूरी सरकार यहां से चलती है। अब इस पूरे हमले को लेकर दो थ्योरी चल रही है जो आपको समझने की बात है। एक थ्योरी तो यह है कि वाकई में यूक्रेन ने ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की साजिश रची होगी। ये कोशिश उन्होंने ही की है और इसके लिए इन दो फाइटर ड्रोन्स को लॉन्च किया गया और यूक्रेन के पास ऐसा करने की कई वजह मौजूद है। जैसे रशिया उसके 30% क्षेत्रफल को अपने नियंत्रण में ले चुका है और रशिया ने यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंका हुआ है आजकल। और यूक्रेन पिछले 434 दिनों से रशिया के खिलाफ यह युद्ध लड़ रहा है जिसमें यूक्रेन का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसलिए हो सकता है कि उसने अब आखिर में पुतिन को मारने की साजिश रची हो ताकि वो इस युद्ध को जीत सके। आप जानते हैं रशिया की जो पूरी सेना है, रशिया की पूरी राजनीति जो है वो एक आदमी पर टिकी हुई है और वो है वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और इस तरह का जब युद्ध होता है उसमें अगर आप इतनी बड़ी सेना के कमांडर को अगर मार दें, यानी व्लादिमीर पुतिन को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो रशिया अचानक से कमजोर हो जाएगा। रशिया अचानक से डायरेक्शनलेस हो जाएगा। सेना को पता नहीं चलेगा कि उसे अब आगे चलकर क्या करना है। यानी रशिया और रशिया की सेना रातों रात बहुत कमजोर हो जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, यही क्रेमलिन है जहां पर यह हमला हुआ है। आपके लिए हमने क्रेमलिन की कुछ तस्वीरें निकाली हैं ताकि आपको अंदाजा रहे कि मॉस्को में यह हमला किस जगह पर हुआ है। यह पूरे रशिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्रेमलिन जिसे कहते हैं। और यह हमला जो है आज का वो यहां पर हुआ है। तो हो सकता है पहली थ्योरी के मुताबिक यह हमला यूक्रेन ने ही करवाया हो और ज़ेलेंस्की को यह लगा हो कि यह उनका आखिरी दाव है और अगर रशिया के राष्ट्रपति ही इस पूरी तस्वीर से निकल जाते हैं तो फिर यूक्रेन के लिए जीतना आसान हो जाएगा। दूसरी थ्योरी यह है कि यह हमला खुद रशिया ने ही करवाया है ताकि इससे यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर वो दबाव डाल सके और रशिया इस युद्ध में अब खुलकर यूक्रेन के खिलाफ और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके और इस युद्ध को खत्म करके यूक्रेन को हरा सके। यानी पूरे यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो जाए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा ऐसी खबरें आई थी कि यूक्रेन के पास युद्ध के लिए अब बहुत ही कम हथियार बचे हैं। ये कुछ दिन पहले की खबर थी। यूक्रेन के पास युद्ध के लिए अब बहुत कम हथियार बचे हैं। जो पर्याप्त गोला बारूद है, दूसरे हथियार वो खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस युद्ध में बहुत कमजोर पड़ सकता है। और तब इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से तुरंत सैन्य मदद नहीं मिली तो वो इस युद्ध को हार जाएगा। और सोचिए जिस तरह से इसमें बताया गया था इस रिपोर्ट में कि यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, गोला बारूद खत्म हो रहा है और तब यह कहा गया था कि यूक्रेन
अब इस युद्ध में मई के बाद सस्टेन नहीं कर पाएगा। बस मई तक का, इस महीने तक का उनके पास गोला बारूद बचा है। इसके बाद यूक्रेन आगे इस लड़ाई को जारी नहीं कर पाएगा अगर पश्चिमी देशों ने तुरंत यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं की। यानी रशिया भी यह बात जानता था, अगर यह रिपोर्ट सही है, कि यूक्रेन अब अपने गोला बारूद के मामले में आखिरी दौर में चल रहा है। और सोचिए, इसी रिपोर्ट के कुछ दिन बाद आज यह हमला हो गया। तो हो सकता है कि रशिया ने खुद क्रेमलिन पर यह हमला करवाया हो ताकि वो दुनिया को यह बता सके कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर पुतिन की हत्या करना चाहता है और वो इस बात को आधार बनाकर यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर अब खुली कार्रवाई कर सके। क्योंकि अब अगर रशिया यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला कर भी देता है तो इसके बाद यही कहा जाएगा कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की पहले साजिश रची और इसलिए रशिया ने यह सब कुछ किया। इसे न्याय संगत माना जाएगा और रशिया को ऐसा लगता है कि इसके बाद दुनिया यह कहेगी कि रशिया के पास और चारा क्या बचा था। यानी यह हमला रशिया को एक बैकअप देने का काम करेगा। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दुनिया में बड़ी बड़ी सेनाएं जब युद्ध लड़ती हैं तो इसमें एक लड़ाई तो हथियारों से होती है, गोला बारूद से होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी लड़ाई भी चल रही होती है और वो होती है सूचना की लड़ाई, जिसे अंग्रेजी में हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां दोनों ही तरफ से सच्चाई का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। दोनों सेनाएं, दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और हो सकता है कि आज के इस हमले में भी ऐसा ही हो रहा हो और इसकी असली जो सच्चाई है वो कभी भी दुनिया के सामने ना आ पाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मॉस्को में सभी ड्रोन्स की उड़ान पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है और रशिया के राष्ट्रपति अभी अपने प्राइवेट पैलेस में एक बंकर में मौजूद हैं और उनका यह प्राइवेट पैलेस मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर एक ऐसे इलाके में है जो एक किले की तरह माना जाता है। अपने इसी प्राइवेट महल के एक विशाल बंकर में इस समय राष्ट्रपति पुतिन मौजूद हैं और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने कुछ तस्वीरें बनाई हैं जिसमें यह दिख रहा है कि हमले के समय और हमले के बाद बंकर में पुतिन इस समय क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे और इस समय उनके चेहरे के भाव कैसे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई यह तस्वीर आज आप देख सकते हैं। यह तस्वीर हमने नहीं बनाई, ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई हैं। अब सोचिए टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यह भी बता सकता है कि पुतिन इस समय क्या कर रहे होंगे, उनके भाव कैसे होंगे और इस समय उनकी स्थिति क्या होगी। तो वाकई में ये जो तस्वीर है इसे आपको ब्लैक और व्हाइट में देखने की आवश्यकता है। एक पक्ष तो यह है कि वाकई में कोई गंभीर हमला पुतिन के ऊपर हुआ है और पुतिन किस्मत वाले थे कि यह हमला नाकाम हो गया और उनकी जान बच गई और वो वहां पर उस समय मौजूद भी नहीं थे। एक तो यह भी हो सकता है। इसके पीछे जैसा हमने आपको बताया, हो सकता है कि यूक्रेन ने ऐसा किया हो जैसा कि आरोप पुतिन लगा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो पुतिन की हत्या के बारे में सोचने लगे? क्या उनकी कल्पना शक्ति यहां तक जाएगी? क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे? और अगर यूक्रेन ने पुतिन की हत्या कर दी तो क्या यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा? क्या तब भी अमेरिका ज़ेलेंस्की का समर्थन करेगा? क्या तब भी यूरोप के जो देश हैं, ईयू है, नेटो है, वो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करेंगे? और ज़ेलेंस्की क्या इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं कि वो पुतिन की हत्या के बारे में सोचे भी? अब हो सकता है कि उन्होंने आखिरी दांव के तौर पर यह सोचकर कि अब उनके पास ना हथियार बचे हैं, ना गोला बारूद बचा है, तो अब यही एक अकेला रास्ता है कि पुतिन को रास्ते में से हटा दिया जाए। हो सकता है, लेकिन ये जो पूरा आइडिया है ये बहुत रिस्की आइडिया है। ये आइडिया बहुत जोखिम भरा आइडिया है और ये अगर दुनिया को पता चल गया तो जितना भी समर्थन अभी तक ज़ेलेंस्की को मिला है दुनिया भर से, वो सारा समर्थन रातों रात गायब हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे और अगर ज़ेलेंस्की ऐसा करते भी हैं तो
तो वो ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाएंगे कि कभी किसी को यह पता ना चले कि असल में यह आइडिया उनका था। दूसरी तरफ रशिया यह जानता है कि अब यूक्रेन की आखिरी सांसें चल रही हैं। यह ऐसा समय है जब पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोल देना चाहिए, लेकिन हमला करें कैसे? यूरोपीय यूनियन पर कार्रवाई करें कैसे? कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए। और बहाना क्या हो सकता है? बहाना बहुत गंभीर होना चाहिए, बहाना बहुत बड़ा होना चाहिए। और इससे बड़ा बहाना क्या हो सकता है कि खुद पुतिन की जान खतरे में आ गई और पुतिन पर हमले की कोशिश की गई है। इसलिए हो सकता है कि यह दूसरी थ्योरी भी सही हो। अब हम आपको क्रेमलिन की पूरी कहानी बताते हैं। क्रेमलिन मॉस्को में वो जगह है जहां से पूरे रशिया को संचालित किया जाता है और यहां पर कुल मिलाकर 15 बिल्डिंग्स हैं, 20 टावर हैं और इस क्रेमलिन परिसर के चारों तरफ 21 फीट चौड़ी एक 2.5 किलोमीटर लंबी दीवार है जो क्रेमलिन को सुरक्षित रखती है। और क्रेमलिन से ही रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद भी चलती है। यानी संसद भी यही है, रशिया के राष्ट्रपति का घर भी यही है, उनका दफ्तर भी यही है और यहीं पर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है जो रशिया के राष्ट्रपति का सरकारी महल है। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब इस ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस को रशिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास बनाया गया था और तब से यह जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण जगहों में से एक बन गई है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस 25,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा कमरे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा 700 से ज्यादा कमरे हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल अपार्टमेंट भी है जहां पुतिन अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और इसके अलावा क्रेमलिन परिसर में 9 से ज्यादा चर्च हैं और इन चर्चेस को रशिया की सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा माना जाता है और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। क्रेमलिन पर इससे पहले जो आखिरी हमला हुआ था वो 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था जब हिटलर के आदेश पर जर्मनी की सेना मॉस्को में पहुंच गई थी और जर्मनी के कुछ सैनिकों ने क्रेमलिन पर हमला कर दिया था और इस हमले को रशिया ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना था और जर्मनी के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर तब उन्होंने युद्ध लड़ा था और हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो। यूक्रेन और रशिया के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक राष्ट्रपति पुतिन उन्हीं देशों की यात्रा पर गए हैं जिन देशों पर रशिया का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। तो अब आपको यह जानने की जरूरत है कि इस समय वैसे भी पुतिन की जो जान है वो बहुत खतरे में है और उनकी जो टीम है वो उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहती है और इसीलिए पुतिन ने तब से लेकर अब तक अपना जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो बहुत कम कर दिया। वो जाते ही नहीं है कहीं। जहां पर गए हैं उनमें मध्य एशिया के देश हैं जैसे ईरान, बेलारूस और आर्मेनिया। और पुतिन को इस साल G20 समिट के लिए भारत भी आना है, लेकिन आज के बाद स्थिति बदल जाएगी और अब पुतिन हो सकता है अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है, अपना जो अंतर्राष्ट्रीय उनकी यात्राएं होती हैं, अब हो सकता है, पहले ही उन्होंने बहुत कम कर दी थी, लेकिन हो सकता है अब वो बिल्कुल कम कर दें और रशिया को छोड़कर बाहर बिल्कुल ना जाएं। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर पश्चिमी देश पुतिन के इतने खिलाफ क्यों हैं और क्यों उनकी हत्या की साजिश इस समय रची जा सकती है। पुतिन को वैश्विक राजनीति का सुपर हीरो कहा जाता है, जो जूडो में ब्लैक बेल्ट है, जिन्हें घुड़सवारी करने का शौक है, जो शेर का शिकार करते हैं और स्कूबा डाइविंग से सबको हैरान कर देते हैं। वो एक ऐसी फिल्म के हीरो जैसे दिखते हैं जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी है और उनकी जो तस्वीरें हैं, इस तरह के जो वीडियोज हैं, वो दुनिया भर में चर्चित रहते हैं। लोग दुनिया भर में उन्हें देखते हैं और उन्होंने अपनी एक सुपर हीरो जैसी छवि बनाकर रखी है जो इस समय दुनिया में किसी और नेता की नहीं है। यानी एक बहुत ही रफ और टफ नेता के तौर पर पुतिन दुनिया के सामने आते हैं। वो कभी आपको इस तरह टैंक में बैठे हुए नजर आते हैं, कभी वो जंगल में शिकार करते हुए नजर आते हैं, कभी इस तरह बर्फ से ढके पहाड़ों पर दिखाई देते हैं। तो ये है व्लादिमीर पुतिन आपके लिए। और आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे उनके जीवन में सिर्फ एडवेंचर और जोखिम ही है, लेकिन ये बहुत बड़े नेता भी हैं, ये डिप्लोमेसी भी जानते हैं, ये युद्ध लड़ना भी जानते हैं, ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भाषण देना भी जानते हैं और इतने बड़े देश को भी चला रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि आज अगर पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं तो इसके पीछे उनका वो संघर्ष है जो मौजूदा रशिया की नीतियों में भी आपको साफ दिखता है। और ये नीति है पुतिन इज रशिया एंड रशिया इज पुतिन। यानी आज के समय में पुतिन ही रशिया है और रशिया ही पुतिन है। यानी पूरा की पूरा एक देश सिर्फ एक व्यक्ति पर आधारित है। और इसीलिए अगर पुतिन बीच में से निकल गए, अगर पुतिन की हत्या हो जाती है, पुतिन को अगर कुछ हो जाता है, तो ये पूरा जो देश है जो कि एक व्यक्ति पर खड़ा हुआ है, ये पूरा की पूरा देश लड़खड़ा जाएगा। इस पूरे देश की जो इतनी बड़ी सेना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से है, वो सेना लड़खड़ा जाएगी और इस देश को चलाने वाला कोई बचेगा नहीं। और फिर जैसा कहते हैं कि रशिया जो है वो एक डायरेक्शनलेस देश बन जाएगा और फिर उसे तोड़ना, उसे कमजोर करना, उसे झुकाना दुनिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा, पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी जो कुछ लड़ाई चल रही है ये पुतिन की वजह से चल रही है, पुतिन के कंधों की वजह से चल रही है और पुतिन का जो एक डेयरिंग पर्सनैलिटी है उसकी वजह से चल रही है। पुतिन की उम्र जो है इस समय वो है 70 साल और उनका जन्म 6 अक्टूबर 1952 को सोवियत रूस के लेनिनग्राद शहर में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पुतिन अपने माता पिता के साथ इसी शहर के एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे, यानी एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और उसमें और भी कई परिवार रहते थे। सोचिए इतनी गरीबी में ये पैदा हुए। और उनके पिता सोवियत संघ की खुफिया पुलिस में तब बतौर एक एजेंट काम किया करते थे, यानी कि जो इनके पिता थे वो भी एक सीक्रेट एजेंट थे। और पुतिन पर अपने पिता की कार्यशैली का इस कदर प्रभाव था कि वो बचपन से ही वैश्विक राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेने लगे और वर्ष 1975 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अपने पिता की ही तरह सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है केजीबी को एक एजेंट के तौर पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो केजीबी में एक सीक्रेट एजेंट बन गए। अपने पिता से उन्होंने बहुत प्रेरणा ली। तो दो बातें आपको देखनी है, उनके पिता खुद खुफिया एजेंट थे केजीबी में, रशिया की जो सीक्रेट पुलिस थी, और उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है और उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध भी देखा है। उसके बाद वो खुद भी अपने पिता की तरह बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केजीबी ज्वाइन कर ली। उस समय दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। एक हिस्से को ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरा धड़ा था वेस्टर्न ब्लॉक जिसका नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास था। इन धड़ों की तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी भी दो धड़ों में बट गया था। एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। आप में से शायद कुछ लोगों ने बर्लिन वॉल के बारे में जरूर सुना होगा। इस दीवार ने बर्लिन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था और यह जगह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच छिड़े शीत युद्ध का, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट था। और पुतिन की बतौर केजीबी एजेंट पहली पोस्टिंग जर्मनी में ही हुई थी, इसी जगह पर। यानी पहली ही लड़ाई में उन्हें एक ऐसे शहर में लाकर जासूसी करनी पड़ी जहां खतरा बहुत ज्यादा था, जो बहुत खतरनाक जगह थी। पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में सोवियत संघ के लिए कई वर्षों तक पश्चिमी देशों की जासूसी की और उस दौरान वो जर्मन भाषा बोलना भी सीख गए। पुतिन अपने इंटरव्यू में कई बार ये बता चुके हैं कि वो सबके सामने अंग्रेजी में बात करने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन वो जर्मन भाषा में माहिर हैं। तो वो अंग्रेजी के बहुत बड़े फैन नहीं हैं। आपने भी देखा होगा जब वो कभी बात करते हैं लोगों से तो ज्यादातर या तो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, वो अंग्रेजी में बात करना पसंद नहीं करते। पुतिन जब ईस्ट जर्मनी में पोस्टेड थे तब उनकी बहादुरी का एक किस्सा आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। उनकी बहादुरी का, और जिसको हम कहते हैं कि उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, उसके लिए यह किस्सा बड़ा मशहूर है और इससे आप देख पाएंगे कि उनकी स्मार्टनेस कैसी थी। वर्ष 1989 की यह बात है। ईस्ट जर्मनी में वहां की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और क्योंकि सोवियत संघ ही इस कम्युनिस्ट ब्लॉक का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए लोगों ने सोवियत संघ और केजीबी के खिलाफ भी हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए। इस आंदोलन के बीच ये जो हिंसक भीड़ थी, ये एक दिन बर्लिन में इस भीड़ ने एक दफ्तर को घेर लिया, क्योंकि इस दफ्तर में सोवियत संघ के राजनयिक और कुछ केजीबी एजेंट्स निहत्थे फंसे हुए थे। यानी जहां पर केजीबी के एजेंट्स थे और जहां पर कुछ डिप्लोमेट्स थे, उस जगह को इस हिंसक भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया और यह भीड़
इन तमाम लोगों की हत्या कर देना चाहती थी और ये सारे लोग अंदर निहत्थे थे। और केजीबी के इन एजेंट्स में खुद व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे, जिन्होंने वहां के सोवियत डिफेंस कमांड से मदद की मांग की। तो सोवियत डिफेंस कमांड को उन्होंने फोन किया होगा या संदेश भेजा होगा कि हम फंस गए हैं, हमें तुरंत सैन्य मदद चाहिए, हमें यहां से बचाइए, हमें यहां से निकालिए। लेकिन मॉस्को से इस पर कोई आदेश नहीं आया। इंतजार करते रहे कि अब कोई मदद आएगी, अब कोई आदेश आएगा, अब कुछ होगा, लेकिन मॉस्को से कुछ नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। पुतिन को लगा कि मॉस्को ने हमें यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया है और अब कोई मदद आने वाली नहीं है और अब हम अपने ही बल पर मौजूद हैं, अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कहीं बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। इसके बाद पुतिन ने अपना दिमाग लगाया और एक बहुत बड़ा ब्लफ खेला। वो बाहर आए और उन्होंने बाहर जो हिंसक भीड़ थी उससे कहा कि उनके लोगों के पास, अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं और अगर ये हिंसक भीड़ वहां से वापस नहीं गई तो फिर अंदर बैठे जो लोग हैं वो इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे और मिनटों में वहां पर लाशें बिछ जाएंगी। ऐसा उन्होंने कहा उस हिंसक भीड़ से, जबकि वो जानते थे ना उनके पास कोई हथियार है और ना जो अंदर मौजूद उनके बाकी लोग हैं उनके पास कोई हथियार है। लेकिन उन्होंने एक ब्लफ खेला और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये ब्लफ खेला उन्होंने कि हिंसक भीड़ को विश्वास हो गया कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे जबरदस्त खतरनाक हथियार मौजूद हैं और ये लोग अब कभी भी हथियार चला सकते हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हिंसक भीड़ वहां से चली गई, लेकिन बाद में पता चला कि ना तो पुतिन के पास कोई हथियार था और ना ही उनकी तरह जो दूसरे लोग मौजूद थे, एजेंट्स मौजूद थे उस बिल्डिंग के अंदर, उनके पास कोई हथियार था। ये सारे के सारे लोग निहत्थे थे। अब आप सोचिए, एक निहत्थे पुतिन ने इतनी बड़ी हिंसक भीड़ को, जो उनकी खून की प्यासी थी, एक निहत्थे पुतिन ने बिना किसी हथियार के उस हिंसक भीड़ को डरा दिया और ना सिर्फ डरा दिया बल्कि उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक बार भी किसी को कोई हथियार दिखाए। पुतिन वर्ष 2000 से 2004 और फिर 2004 से 2008 के बीच रशिया के राष्ट्रपति बने। रशिया में यह व्यवस्था थी कि वहां कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन पुतिन 2008 में रशिया के प्रधानमंत्री बने और फिर 2012 में उन्होंने एक नया प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 साल से 6 वर्ष कर दिया और 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनने की शर्तें भी समाप्त कर दी। इससे यह बात पता चलती है कि पुतिन रशिया की राजनीति में अपनी जड़ों को बहुत मजबूत कर चुके हैं और यह काम वो आज से नहीं, वर्षों से कर रहे हैं और उनका सपना था अखंड रशिया का, और वो अखंड रशिया बनाने के लिए ही यूक्रेन के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं ताकि वो यूक्रेन को जीत लें और उसको, यूक्रेन को रशिया में शामिल कर लें और अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए। और वो ये चाहते थे कि जब तक वो जिंदा रहें तब तक वही रशिया को लीड करते रहें। इसके लिए उन्होंने संविधान भी बदल दिया, देश में व्यवस्थाएं भी बदल दी, कभी प्रधानमंत्री बने, कभी राष्ट्रपति बने, कभी संविधान को बदला, लेकिन सच्चाई ये है कि रशिया को उन्होंने ही लीड किया। और आज भी रशिया की जो स्थिति है वो ये है कि जब तक व्लादिमीर पुतिन जिंदा हैं तब तक वो रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे और रशिया में उन्हें चुनौती देने वाला इस समय कोई नहीं है। और इसीलिए ये बात बहुत खतरनाक हो जाती है कि रशिया में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता है, न सिर्फ रशिया में बल्कि दुनिया में, उसे मारने की साजिश रची गई है, ऐसे आरोप हैं। और अगर पुतिन को कुछ हो जाता है तो इतना बड़ा जो देश है वो लगभग अपने घुटनों पर आ जाएगा और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम आपको पश्चिमी देशों का असली चरित्र दिखाते हैं जो भारत के जरिए रशिया का कच्चा तेल आजकल खरीद रहे हैं, और ये पूरी खबर 3 कड़ियों में जुड़ी हुई है जिससे आप समझ पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि पश्चिमी देश बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन मानते हैं। पश्चिमी देश ही पूरी दुनिया को हर मुद्दे पर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं, क्या ब्लैक है और क्या व्हाइट है, और वो समझते हैं कि हर चीज में उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जानते हैं कि पश्चिमी देश कितने डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं। पश्चिमी देशों के जो नियम हैं वो अपने लिए कुछ और हैं और बाकी दुनिया के लिए कुछ और हैं, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज हम आपके लिए देने वाले हैं। तो पहली कड़ी जो है,
पहली कड़ी में वो पश्चिमी देश आते हैं जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का जबरदस्त विरोध करते हुए रशिया को एक तरह से सजा देने के लिए रशिया के कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। और अपने सहयोगी देशों से भी उन्होंने कहा कि रशिया का तेल मत खरीदो, जब आप रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएगी, रशिया अपने घुटनों पर आ जाएगा। रशिया की एक ही दुखती रग है कि उसका जो तेल है वो तेल खरीदना बंद कर दो, उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा और उसके बाद रशिया इस युद्ध में कमजोर हो जाएगा। दूसरी कड़ी में खुद रशिया आता है, जिसे अमेरिका और यूरोप के देश अलग थलग करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने रशिया पर कई तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। और तीसरी कड़ी में हमारा देश भारत है, जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद सस्ती दरों पर रशिया से कच्चा तेल लगातार खरीद रहा है। और इसके लिए पश्चिमी देश लगातार भारत की आलोचना करते हैं कि हमने रशिया को कमजोर करने के लिए यह आर्थिक सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए और भारत ने रशिया से दोस्ती कर ली और भारत उससे कच्चा तेल खरीद रहा है। यह धोखा है, यह चीटिंग है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत यूरोप के लगभग सभी देश ये कह चुके हैं कि भारत द्वारा रशिया से कच्चे तेल का आयात करना नैतिक रूप से गलत है और इतिहास इस बात को कभी भूलेगा नहीं, इतिहास कभी भारत को माफ नहीं करेगा। लेकिन आज हम इन देशों से यह कहना चाहते हैं कि इतिहास इस बात को भी कभी ना भूलेगा ना माफ करेगा कि इन देशों ने दुनिया की नजर में तो रशिया के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया और भारत को भी रशिया से कच्चा तेल खरीदने पर रोकने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि ये तमाम देश आज भी रशिया का कच्चा तेल खरीद रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये कच्चा तेल रशिया से सीधे यूरोप नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये अब भारत के जरिए यूरोप और अमेरिका पहुंच रहा है और इन देशों को इससे अब कोई आपत्ति नहीं। यानी जो देश भारत को पहले रोक रहे थे कि रशिया से तेल मत खरीदो, अब जब उनके पास खुद तेल की कमी हो गई तो वो उसी तेल को अब भारत से खरीद रहे हैं। रशिया का जो तेल भारत ला रहा है अपने यहां, अब ये सारे देश उसी तेल को भारत से खरीद रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जब से यूरोप के देशों ने रशिया से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, तब से भारत इन देशों को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब उन उत्पादों से है जो कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाया जाता है। अब जब से अमेरिका और यूरोप के देशों ने रशिया से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया, तब से इन देशों ने भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदना कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि ये देश सीधे तो रशिया से कच्चा तेल खरीद नहीं सकते, लेकिन क्योंकि भारत अब रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है और रशिया ये तेल भारत को बहुत ही सस्ती दरों पर दे रहा है, बहुत बड़े डिस्काउंट पर दे रहा है, इसलिए इन देशों को भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने में अब कोई परेशानी नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो भारत पहले रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, फिर हमारे देश की अलग अलग रिफाइनरीज इस तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं और बाद में यही प्रोडक्ट्स अमेरिका और यूरोप के देश हमसे खरीद लेते हैं। और इनमें भी दो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत अहम हैं, एक है डीजल और दूसरा है जेट फ्यूल, यानी वो ईंधन जो विमानों में इस्तेमाल होता है। यूक्रेन और रशिया युद्ध से पहले यूरोप के देश भारत से प्रतिदिन 1,54,000 बैरल डीजल और जेट फ्यूल आयात करते थे। सोचिए, ये ध्यान से आप देखिएगा, 1,54,1.54 लाख बैरल प्रतिदिन ये खरीदते थे पहले। लेकिन इस साल 5 फरवरी को जब इन देशों ने रशिया से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया, तो यही इंपोर्ट अब 2 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है भारत से। यानी यूरोप के देश भारत से अब प्रतिदिन लगभग 50,000 बैरल डीजल और जेट फ्यूल ज्यादा खरीद रहे हैं और एक तरह से रशिया का ही एक कच्चा तेल भारत से रिफाइंड होकर इन देशों तक पहुंच रहा है। लेकिन इन देशों को इसमें कोई एतराज नहीं है। युद्ध से पहले भारत दूसरे देशों से जितना कच्चा तेल खरीदता था, उसमें रशिया की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी, क्योंकि तब रशिया ना तो सस्ती दरों पर अपना कच्चा तेल बेचने को तैयार था और भारत के लिए भी समस्या यह थी कि रशिया से कच्चा तेल लाने में खर्च बहुत ज्यादा होता था, ट्रांसपोर्ट का खर्च बहुत ज्यादा था। लेकिन युद्ध के बाद जब रशिया मजबूरी में सस्ती दरों पर कच्चा तेल भारत को देने के लिए तैयार हो गया, तो भारत ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया
और आज भारत कच्चे तेल का जो आयात करता है उसमें रशिया के तेल की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 35% तक पहुंच गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत इसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यानी एक प्रोडक्ट बनाकर अब यूरोप के दूसरे देशों को बेच रहा है और अब वो यूरोप को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। सोचिए, एक जमाने में हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े देश बन जाएंगे। इसके अलावा यूरोप अपनी जरूरत का 50% जेट फ्यूल भारत से इंपोर्ट कर रहा है और यहां बात सिर्फ यूरोप के देशों की नहीं है। अमेरिका भी पहले भारत से प्रतिदिन सिर्फ 500 बैरल वैक्यूम गैस ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा 500 से बढ़कर प्रतिदिन 12,000 बैरल हो गया है। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल कहा था कि भारत अगर रशिया से कच्चे तेल का आयात करता है तो यह उसके हित में नहीं होगा। एक तरीके से धमकी देने की कोशिश की थी उन्होंने, और तब अमेरिका और यूरोप के देशों ने इस पर भारत को एक तरह से धमकी दी, लेकिन भारत माना नहीं। भारत अपने स्टैंड पर अड़ा रहा और मैं आज आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि भारत का रशिया से कच्चे तेल का जो आयात है वो कितना बढ़ चुका है और यूरोप का भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयात कैसे बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। ये देखिए, ये भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद है और दूसरा ये तो काले रंग में आप देख रहे हैं, और भारत द्वारा यूरोप को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो निर्यात है वो आप लाल जो इसमें आपको लाइन दिख रही है उससे देख रहे हैं। इसमें आप देख पाएंगे जनवरी में हम लोग कहां थे। देखिए यहां आप देखिए, जनवरी में आप इस लाइन को देखिए जो काली लाइन है, भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद। जनवरी में हम सिर्फ बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं, तो 67,000 बैरल जनवरी में हम ले रहे थे और होते होते अगर आप देखेंगे रशिया से अब हम आखिर में अगर आप जाएंगे यहां पर मार्च में तो आप देखेंगे 21 लाख बैरल इस समय हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। ऑल टाइम हाई है और ये प्रतिदिन है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे रशिया का तेल हमारे देश में अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, भारत जो यूरोप को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रहा है, जो हम बेच रहे हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे तो ये लाल जो लाइन है इससे आपको पता चलेगा यहां तक भी जुलाई से लेकर सितंबर तक भी ठीक है, लेकिन अब देखिए लगभग 3.5 लाख बैरल, उसके बाद होते होते अब ये 3.65 लाख बैरल प्रतिदिन अब हम भारत से यूरोप के देशों को बेच रहे हैं। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे यह तस्वीर अब बदल गई है। एक साल के अंदर अंदर यह पूरी की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। यूरोपियन पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं जिनका नाम है मार्क बोटेंगा, और इन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट से इसी मुद्दे पर 4 अप्रैल को एक सवाल पूछा, लेकिन वहां की संसद इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की सच्चाई यह है कि ये देश बाहर से तो लोकतंत्र और मानवता के चैंपियन नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ये सारे देश लालची हैं और ये सभी देश सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं और वो भाषा इंसानियत और लोकतंत्र की नहीं, वो भाषा है प्रॉफिट की। अगर आप देखेंगे, देखिए उन्होंने क्या सवाल पूछा है। अगर आप यहां देखें, वो पूछ रहे हैं, कैन द कमीशन कंफर्म दैट व्हेन रशियन क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन अ कंट्री सच एज इंडिया, द रिजल्टिंग फ्यूल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफ रशियन ओरिजिन एंड कैन देयरफॉर बी डिलीवर्ड टू द EU? Does it acknowledge that some of the fuel imported from India is in fact repackaged Russian oil? तो वो यही बात वहां के संसद में उठी है कि आप एक पॉलिसी के तौर पर कहते हैं कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसी रशिया के तेल को, रशियन ऑयल को आप भारत से खरीदने के लिए तैयार हैं। तो जब आप उसी रशियन ऑयल को भारत से खरीद रहे हैं तो इसे भारत का तेल माना जाएगा
या इसे रशिया का तेल माना जाएगा? ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां सवाल पूछा है। तो ये आपके सामने जो हमने रखा कि युद्ध की आड़ में चाहे वो हथियार बेचने हो या दुनिया को दिखाने के लिए रशिया के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाकर भारत से इसका आयात करना हो, ये देश हर वो काम करते हैं जिसमें इनका और सिर्फ इनका फायदा होता है, और ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में बात करना चाहते हैं। और अब आखिर में इस युद्ध के बीच भारत में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक युद्ध चल रहा है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और इस युद्ध के केंद्र में है बजरंग बली। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया, जिस पर अब बहुत राजनीति हो रही है। और आज जब कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई तो उन्होंने बजरंग बली की जय के नारे लगाए। और यह वीडियो आज आपको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब इस पूरे चुनाव का फ्लेवर बदल दिया है, पूरे चुनाव का मूड ही बदल दिया है। कैसे बदला है खुद देखिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग। तलवार की धार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, युद्ध करना है या नहीं, ये तलवार उठाने वाले हाथ ही तय करते हैं। यानी असल ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उसे उठाने वाले हाथों में होती है।